ऑडियो 1 महायोगी अरविंद। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। महायोगी अरविंद। कलकत्ता के सेशन जज की अदालत में मानिकलता बम केस का ऐतिहासिक मुकदमा चल रहा था। अभियुक्तों में से अधिकांश ऐसे नवयुवक थे जिन्होंने देश को विदेशी शासन से मुक्त कराने का संकल्प लिया था और उसके लिए वे प्राण अर्पण करने को प्रस्तुत थे। ये सब युवक बड़े साहसी, उग्र और क्रांतिकारी विचारों के थे और वे अपने रक्त से हस्ताक्षर करके गुप्त समिति के सदस्य बने थे। इस मुकदमे में उनको फांसी और काला पानी जैसे कठोर दंडों की ही संभावना थी, न अपने बचाव के लिए कोशिश कर रहा था। सब लोग ऐसे आमोद प्रमोद के साथ जेल खाने में रहते थे जैसे किसी महोत्सव में सम्मिलित होने आए हों, पर इन सब की अपेक्षा अधिक निर्भय और साथ ही अधिक गंभीर तथा निश्चिंत थे श्री अरविंद घोष, जो 10 वर्ष से अध्यात्म मार्ग के पथिक थे। वे राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के साथ ही आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के योग संबंधी अभ्यास करते रहते थे, पर जब तक वे बाहर रहे तब तक नौकरी और उसके बाद आंदोलन के कारण इस तरफ पूरा ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता था। अब जेल में जा बैठने पर सब तरह के झंझटों से छूट गए और अपनी कोठरी में बैठकर समस्त मन प्राण से भगवान का ध्यान करने लगे। इसलिए वे अपनी जेल यात्रा को आश्रम वास कहने लगे थे। वहाँ उन्हें गहरी साधना का अवसर मिला और वे ब्रह्म चेतना तक पहुँच गए, जो अध्यात्म साधना का सर्वोच्च स्तर माना जाता है। कहते हैं कि जेल में प्राणायाम का अभ्यास करते समय उनका शरीर एक तरफ से हवा में ऊंचा उठ जाता था। जेल में रहते हुए ही उनकी ब्रह्म भावना इतनी बढ़ गई कि उनको सर्वत्र लीलामय प्रभु के दर्शन होने लगे। इसके पश्चात उनके लिए जेल और जेलर, पुलिस और अदालत, अभियुक्त और जज भगवान के ही अनेक रूप प्रतीत होते थे। जेल जाने से पहले वे जिस आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंचे थे उसमें वे अपने को भगवान के हाथ का एक यंत्र या माध्यम समझने लगे थे, पर अब तो उनको अपने चारों ओर भगवान दिखाई देने लगे। उनकी चेतना के हर एक कोने में गीता और उसके उपदेश समा गए। जब वे जेल से बाहर निकले तो संसार के अणु अणु में उनको भगवान का ही अनुभव होता था। इस प्रकार जेल के भीतर योग साधना करने वाले श्री अरविंद सच्चे अर्थों में एक युग पुरुष थे। एक तरफ तो यूरोपियन भाषाओं और वहाँ के साहित्य में पारंगत थे। लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन आदि कितनी ही भाषाओं में ऊंचे दर्जे की योग्यता रखते थे और दूसरी ओर भारतीय धर्म, दर्शन शास्त्र तथा उनके विभिन्न अंगों के रहस्य के भी नूरे जानकार थे। इस प्रकार पूर्वी और पश्चिमी दोनों विद्याओं के ज्ञाता होकर वे कार्य क्षेत्र में उतरे थे। इस अगाध योग्यता के बल पर ही वे आगे चलकर साधकों के लिए पूर्ण योग की साधन प्रणाली का अनुसंधान कर सके, जिसका आश्रय लेकर भारत ही नहीं संसार के सभी देशों के अध्यात्म प्रेमी आत्मोन्नति के उच्च शिखर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जन्म और शिक्षा। श्री अरविंद के पिता बंगाल के एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे। वे सिविल सर्जन के पद पर काम करते थे। अत्यंत परोपकारी और उदार स्वभाव के थे। वे अपने रोगियों की दवा दारू द्वारा ही सहायता नहीं करते थे, वरन आवश्यकता जान पड़ती तो उनके लिए पथ्य और वस्त्र की सहायता भी अपनी तरफ से करते थे। पर उनके स्वभाव में एक विशेषता यह भी थी कि वे अंग्रेजियत के कट्टर समर्थक थे। इन देश वालों की अकर्मण्यता और संकीर्ण मनोवृत्ति को देखकर वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति को निस्सार समझने लगे थे और इसलिए चाहते थे कि उनके पुत्रों को भारतीयता की हवा भी न लगे और वे पूरी तरह से अंग्रेजों के गुण भावापन्न हो जाएं। इससे उनकी तुलना भारत के महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से ही की जा सकती है, जिनको बहुत छोटी अवस्था में ही इंग्लैंड भेजकर एक अंग्रेज परिवार में रखकर शिक्षा दीक्षा दिलाई गई थी। अपने इस विचार को पूरा करने के लिए उनके पिता किसी बंगला भाषा बोलने वाले को अपने यहाँ नौकर भी नहीं रखते थे। इस प्रकार घर में रहते हुए अरविंद और उनके भाइयों ने अंग्रेजी के सिवा भारतीय भाषाओं का एक शब्द भी नहीं सीखा। 5 वर्ष की आयु में ही श्री अरविंद को दार्जिलिंग के एक ऐसे स्कूल में दाखिल करा दिया गया जो पूर्णतया यूरोपियन था। इसमें पढ़ने वाले बालक और पढ़ाने वाले शिक्षक सब यूरोपियन थे और भारतीय भाषाओं का कोई वहाँ नाम भी नहीं लेता था। 2 वर्ष बाद 7 वर्ष की अवस्था में उनको विलायत शिक्षा प्राप्त करने की भेज दिया गया। कम उम्र होने के कारण उनको हॉस्टल में न रखकर मिस्टर ड्रिवेट नामक गृहस्थ के घर में रहने की व्यवस्था की गई।
वे महाशय यूरोप की प्राचीन भाषा लैटिन के, जिसका सम्मान उस महाद्वीप में हमारी संस्कृत भाषा की तरह किया जाता है, बड़े विद्वान थे। उनके यहाँ रहकर श्री अरविंद ने छोटी अवस्था में ही इस भाषा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। सन 1885 में जब मिस्टर ड्रिवेट इंग्लैंड छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में रहने को चले गए तो अरविंद को सेंट पॉल्स स्कूल में दाखिल करा दिया गया। वहाँ के हेडमास्टर को इतनी छोटी आयु में इनकी लैटिन भाषा की योग्यता को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उनसे प्रसन्न होकर निजी तौर पर इनको दूसरी प्राचीन भाषा ग्रीक पढ़ाना आरंभ कर दिया। इसको भी उन्होंने शीघ्र ही सीख लिया। यूरोप की समस्त वर्तमान भाषाओं की जननी लैटिन और ग्रीक भाषाएं ही मानी जाती हैं। इनका उच्च ज्ञान प्राप्त कर लेने से श्री अरविंद को वहाँ की सभी भाषाएं सीखने में बड़ी सुविधा हो गई और वे बहुत जल्दी ऊंचे दर्जों में चढ़ा दिए गए। वास्तव में उनमें नई भाषा के सीखने की असाधारण क्षमता थी। श्री अरविंद साधारण विद्यार्थी न थे। 13 वर्ष की आयु में जब उन्होंने मिस्टर ड्रिवेट का घर छोड़ा तभी अपनी विशेष प्रतिभा, समझदारी और विनम्रता से उन्होंने आदरणीय स्थान प्राप्त कर लिया था। अपनी इस विकसित योग्यता के द्वारा उन्होंने सेंट पॉल स्कूल की पढ़ाई 4 वर्ष में ही पूरी कर ली और लगभग 17 वर्ष की आयु में कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज के 80 पाउंड की सर्वोच्च छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली। अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाओं की विशेष योग्यता के साथ उन्होंने जर्मन, इटालियन और स्पेनिश भाषाओं का भी साधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने एक कविता पुस्तक रच डाली जिसकी अनेक विद्वानों ने प्रशंसा की। ग्रीक और लैटिन की काव्य संबंधी योग्यता के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो पुरस्कार दिए जाते थे वे प्रतिवर्ष इन्हीं को मिलते थे। पिता के आदेश से श्री अरविंद ने ICS की परीक्षा बिना किसी शिक्षक से सहायता लिए ही दे डाली और उसमें उच्च श्रेणी में पास हो गए, पर उन्होंने घुड़सवारी की ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे परीक्षा का प्रमाण पत्र इनको न मिल सका। पर जो विद्यार्थी अन्य विषयों में अच्छी योग्यता दिखलाते थे उनको घुड़सवारी का इम्तिहान दोबारा देने का मौका दिया जाता था, पर इन्होंने उसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया। इससे अनेक लोगों ने बाद में यह ख्याल किया कि वे इस परीक्षा में जानबूझकर फेल हो गए, क्योंकि उनकी यह आकांक्षा नहीं थी कि भारतवर्ष में कलेक्टर या कमिश्नर बनकर अंग्रेजी नौकरशाही के एक अंग बन जाएं। भगवान को भी यह अभिप्रेत नहीं था कि जिस व्यक्ति को संसार के मार्ग प्रदर्शन के लिए भेजा गया है वह कोई बड़ा सरकारी अफसर बनकर खाने पीने और फैशन की बातों में अपनी जिंदगी बिता दे। इसलिए उनकी विचारधारा किसी दूसरी तरफ ही बहने लग गई थी। जीवन का मार्ग परिवर्तन। इस तरह सन 1863 तक 21 वर्ष की आयु में अरविंद ने इंग्लैंड के कॉलेजों की सब पढ़ाई समाप्त कर डाली। अंग्रेजी पर तो उनका ऐसा अधिकार था कि उसमें बढ़िया कविता की रचना कर डालते थे। इतना ही नहीं, लैटिन और ग्रीक भाषाओं में काव्य रचना की शक्ति भी उनको प्राप्त हो चुकी थी। पर यूरोप की भाषाओं का इतना अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी किसी भारतीय भाषा को वे अभी तक नहीं बोल सकते थे। ICS की परीक्षा के लिए उनको बंगला भाषा सीखनी पड़ी थी, पर उसमें उनका ज्ञान बहुत टूटा फूटा था। जैसा कि विदेशी लोग भारतवर्ष में आकर किसी प्रकार हिंदी बोलकर काम चला लेते हैं, उनके पिता उनको पक्का अंग्रेज बनाना चाहते थे और जन्म से अब तक वे अंग्रेजी वातावरण में ही रहे थे। उनका सोचना, विचारना, बोलना, लिखना, पढ़ना सब अंग्रेजी में ही होता था। ऐसी परिस्थिति में रहकर और अंग्रेजी राज्य के घोर विरोधी और भारतीय क्रांति के प्रमुख नेता के रूप में प्रकट हुए। क्या यह एक चमत्कार नहीं था? दूसरी आश्चर्य की बात यह भी थी कि 21 वर्ष तक यद्यपि उन्होंने यूरोपियन भाषाओं तथा वहाँ के साहित्य में बहुत योग्यता प्राप्त कर ली थी, पर बाद में जिस आध्यात्मिक और दार्शनिक क्षेत्र में प्रविष्ट होकर उन्होंने विश्वव्यापी कीर्ति प्राप्त की, उसका उस समय तक कहीं चिन्ह भी नहीं था। उस समय उन्होंने दार्शनिक विषयों से संबंधित केवल 2-1 पुस्तकें प्लेटो की पढ़ी थीं। इन सब विषयों का अध्ययन उन्होंने भारतवर्ष आकर ही किया और तभी संस्कृत भाषा को भी सीखा। जैसा हम आरंभ में बतला चुके हैं कि अरविंद के पिता अन्य लोगों की तरह पूजा पाठ करने वाले धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, पर दया, परोपकार, उदारता की दृष्टि से वे बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति थे। इन कार्यों में वे इतना अधिक खर्च कर डालते थे कि कभी कभी अपने लड़कों की पढ़ाई के लिए खर्च भेजने में भी असमर्थ हो जाते थे।
इसके कारण तीनों भाइयों को अनेक बार बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अरविंद और उनके दोनों भाई अक्सर जाड़ों में बिना कोट के रह जाते और कभी कभी उन्हें पूरे भोजन से भी वंचित रहना पड़ता था। उस समय वे पाव रोटी, चाय और कुछ सूखी चीजें खाकर ही काम चलाते थे। अंतिम दिनों में श्री अरविंद का संपर्क कुछ ऐसे भारतीय युवकों से हो गया जिन पर यूरोप के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव पड़ चुका था और इसीलिए उनको अपने देश की पराधीन अवस्था खटकने लगी थी। इनमें से कुछ युवक जो बहुत गर्म विचारों के थे, वे अपने सिद्धांतों के अनुसार उसी समय कोई कार्य आरंभ करने पर जोर देने लगे। फलस्वरूप लंदन में ही एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम लोटस एंड डैगर था। इसके प्रत्येक सदस्य को इस बात की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि वह कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो सके, पर यह सभा कोई क्रियात्मक कदम न उठा सकी। यद्यपि उसके श्री अरविंद जैसे सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से उस शपथ को अच्छी तरह पूरा करके दिखा दिया। जिस समय अरविंद अपना अध्ययन समाप्त करके भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय अपने आप उनके लिए जीविकोपार्जन की व्यवस्था भी हो गई। बड़ौदा के महाराज सयाजी राव उन दिनों लंदन गए हुए थे। वहां पर सुप्रसिद्ध भारत हितैषी सर हेनरी कॉटन के भाई श्री जेम्स कॉटन से बातचीत होने पर जब उनको यह ज्ञात हुआ कि अरविंद नाम का एक बड़ा प्रतिभाशाली और कर्मठ युवक उनके यहाँ कार्य करने को मिल सकता है, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय श्री अरविंद को बुलाकर सब बातें तय कर ली और उनको राज्य में एक अच्छी जगह दे दी। फरवरी 1863 में वे इंग्लैंड से रवाना होकर बड़ौदा में आकर रहने लगे। यहीं से उनके जीवन का दूसरा अध्याय आरंभ होता है। सार्वजनिक जीवन की तैयारी। बड़ौदा में 2-3 सरकारी पदों पर काम करने के पश्चात उनको वहां के कॉलेज में फ्रांसीसी भाषा का प्रोफेसर बना दिया गया। कॉलेज में भी वे निरंतर उन्नति करते गए और सन 1906 में राजनैतिक कार्य करने के लिए जब उन्होंने कॉलेज को छोड़ा तो वे वाइस प्रिंसिपल के पद पर काम कर रहे थे। उन्हें उस समय 750 रुपए मासिक वेतन मिलता था, जो आज लगभग 40,000 रुपए के बराबर है। बड़ौदा में श्री अरविंद ने जो 13 वर्ष व्यतीत किए, उन्हें हम उनके भावी कार्यक्रम, राजनीतिक, आध्यात्मिक और योग की तैयारी का समय मान सकते हैं। सबसे पहले वे दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों की ओर झुके। भारत के प्राचीन साहित्य का अवलोकन करके उन्होंने यह समझ लिया कि यह देश वास्तव में एक ऐसी महान संस्कृति का उत्तराधिकारी है जिसकी तुलना संसार में अन्यत्र मिल सकनी असंभव है, पर साथ ही यहाँ की लज्जाजनक पराधीनता और करोड़ों लोगों की भीषण गरीबी को देखकर उनको खेद भी कम नहीं होता था। वास्तव में अपने देश और समाज की तत्कालीन हीनावस्था में प्राचीन संस्कृति पर गर्व करना हास्यास्पद ही है। भारतवासियों के जीवन में से प्राचीन काल के उत्तम गुणों का तो लोप हो गया और उनका स्थान अनेक मूढ़ता जनित कुसंस्कारों, हानिकारक रूढ़ियों ने ले लिया। इसलिए भारत के उद्धार की आकांक्षा करने वाले किसी भी व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य यह था कि वह सबसे पहले समाज के भीतर जमा हो जाने वाले इस कूड़ा करकट की सफाई कर डाले। श्री अरविंद ने इस तथ्य को भलीभांति हृदयंगम किया, पर उनको यह भी अनुभव हुआ कि समाज की सफाई का कार्य आरंभ करने से पहले हमको अपनी सफाई कर डालनी चाहिए। भारतवर्ष एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ की अशिक्षित जनता भी गलत या सही ढंग से धार्मिक भावों से ही संचालित होती है। इसलिए उसका सुधार उत्थान करने वाले को पहले आध्यात्मिक दृष्टि से स्वयं अपने को कुछ योग्य बना लेना चाहिए। यह निश्चय कर लेने पर उन्होंने सबसे पहले भारतीय भाषाओं को सीखने की तरफ ध्यान दिया। अभी तक उनको अपनी मातृभाषा बंगला का भी ठीक अभ्यास नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक बंगाली विद्वान को शिक्षक के रूप में बुलाया। साथ ही मराठी और गुजराती का अभ्यास भी करने लगे, क्योंकि बड़ौदा राज्य में इन्हीं दोनों का प्रयोग किया जाता था। धार्मिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने संस्कृत सीखी और धीरे धीरे इसमें इतनी उन्नति की कि वे वेद और उपनिषदों की व्याख्या भी करने लग गए। इस प्रकार यूरोप की उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद भारत में भी वे अपना जीवन एक विद्यार्थी की तरह व्यतीत करते रहे। रात में भी बड़ी देर तक मिट्टी के तेल के लैंप से ही पढ़ते रहते थे। वैसे भी उनकी जीवनचर्या अत्यंत साधारण थी। वे लोहे की चारपाई पर सोते थे और बहुत बार जाड़े में भी रजाई नहीं रखते थे। उनका भोजन भी साधुओं की तरह अत्यंत सादा और आडंबर रहित होता था। उनको अगर कोई धुन या व्यसन था तो वह पढ़ने का ही था, जिससे उनका ज्ञान भंडार निरंतर बढ़ता जाता था।
अब उनके राजनीतिक विचारों में भी परिवर्तन हो रहा था। बचपन से ही अंग्रेजों के मध्य में रहने और अपनी पूरी शिक्षा अंग्रेज शिक्षकों द्वारा ग्रहण करने के कारण वे अब तक यूरोपियन सभ्यता को आदर की दृष्टि से देखते थे और कभी उस पर आक्षेप या व्यंग नहीं करते थे। पर भारत में आकर यहाँ की पराधीनता तथा अंग्रेजों के अवमान्यतापूर्ण व्यवहार को देखकर उनमें जातीयता का भाव बढ़ने लगा और वे उग्र शब्दों में विदेशी शासन की आलोचना करने लगे। उसी समय उन्होंने बंबई के इंदु प्रकाश पत्र में पुराने की जगह नए चिराग शीर्षक लेखमाला प्रकाशित कराई थी, जिसमें उन राजनीतिज्ञों की कठोर आलोचना की गई थी जो अंग्रेजों की खुशामद करके कुछ अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा किया करते थे। सन 1901 में उनका विवाह रांची के निवासी श्री भूपाल चंद्र की कन्या मृणालिनी देवी से हो गया। यद्यपि अपनी पत्नी के साथ श्री अरविंद का व्यवहार सदैव प्रेमपूर्ण रहा, पर ऐसे असाधारण व्यक्तित्व वाले महापुरुष की सहधर्मिणी होने से उसे सांसारिक दृष्टि से कभी इच्छानुसार सुख की प्राप्ति नहीं हुई। प्रथम तो राजनीतिक जीवन की हलचल के कारण उसे पति के साथ रहने का अवसर ही कम मिल सका। फिर आर्थिक दृष्टि से भी श्री अरविंद का जीवन जैसा सीधा सादा था, उसमें उसे कभी वैभवपूर्ण जीवन के अनुभव करने का अवसर नहीं मिला। केवल जब तक वे बड़ौदा में रहे, वह कभी कभी उनके साथ सुखपूर्वक रह सकी। फिर जब वे पांडिचेरी में जाकर रहने लगे तो उनकी बढ़ी हुई योग साधना की दृष्टि से पत्नी का साथ रहना निरापद नहीं था, तो भी कर्तव्य भावना से उन्होंने उसे पांडिचेरी आने को कह दिया। पर उसी अवसर पर इन्फ्लुएंजा की महामारी के आक्रमण से उनका देहावसान हो गया। बड़ौदा में रहते समय ही श्री अरविंद का संबंध क्रांतिकारी दल से हो गया था। वास्तव में इस दल के सूत्रधार और प्रमुख कार्यकर्ता उनके छोटे भाई वारिंद्र ही थे। श्री अरविंद यद्यपि इसमें सक्रिय भाग नहीं लेते थे, पर सम्मति और सहायता उनसे सदैव मिलती रहती थी। इसके साथ ही उनका जीवन अध्यात्म की तरफ ही अग्रसर हो रहा था। यद्यपि उस जमाने की दृष्टि से वे पर्याप्त वेतन पाते थे जिसमें अमीरों की तरह रह सकते थे, पर इस तरफ उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उनका रहन सहन बहुत सादा था, पर दूसरों के लिए खर्च करते रहने के कारण महीने के अंत में उनके पास एक पाई भी नहीं बचती थी। कभी कभी तो ऐसी हालत हो जाती थी कि वे अपनी पत्नी को, जो प्रायः देवधर में रहती थी, खर्च भेजने में भी चूक जाते थे। इस संबंध में श्री दिनेंद्र कुमार ने, जो शिक्षक के रूप में उनके साथ 1 वर्ष तक रहे थे, लिखा है, श्री अरविंद कोई सांसारिक जीव नहीं थे, वे तो कोई देवता थे जो भटक कर भूमंडल पर आ गए थे। उनके चेहरे पर एक भाव था, बाल लंबे थे और आंखें अर्ध उन्मीलित लगती थीं। फैशनेबल कपड़े न पहनकर वे देशी कपड़े की एक मिर्जई पहनते थे। उनकी कोई आकांक्षा नहीं थी, ख्याति से बचते थे, बातचीत बहुत कम करते थे, आत्म संयम का पालन करते थे और केवल अध्ययन ही उनका मुख्य कार्य था।